कहना चाह रहे थे आपके पास बख्शी साहब संक्षेप में। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक देशभक्त इंसान हूँ, फौजी हूँ। मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ये आतंकवाद की बात हो रही है। बेसिकली आतंकवाद इसलिए भारत में घुस रहा है क्योंकि स्लीपर सेल जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद हैं, जो इनको पनपा रहे हैं। जब ये अंदर आते हैं बॉर्डर में, उनको घरों में रखा जाता है, उनको डेली नीड, पानी, खाना, एम्यूनिशन दिया जाता है, नीचे गुफाओं में छुपाया जाता है। सब टेलीविजन में आ गया है, अब कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। देखिए, जब ये हालत है तो पाकिस्तान क्यों ना ऐसा काम करे। अगर मैं पाकिस्तान होता तो यही करता। अरे ऐसा मौका किसको मिलेगा कि आपके भारत के अंदर ही इतने दुश्मन बैठे हैं। खैर, वो जब जो कर रहे हैं उनको अब धीरे धीरे दूर करना शुरू कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट डिसीजन लिया है। जब कश्मीरी पंडितों के बात आई थी, उस रात इतने 5 लाख लोग निकले, एक भी एफआईआर नहीं है, एक भी रिपोर्ट नहीं है। और यहां तक कि अब ये हालत आ गई है कि उनके घरों में जो रह रहे हैं लोग, उनसे नहीं पूछना चाहते आप कैसे रह रहे हो। वो हैं सारे स्लीपर सेल्स, वो हैं अलगाववादी जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तरीका सिर्फ ये है कि जहां से ये अटैक आ रहे हैं, आतंकवादी घुसते हैं, उस जगह को आप उन प्लेसेस को अटैक करके ऑक्यूपाई करिए, कब्जा करिए। 25-30 जगह पे कब्जा होगा। पाकिस्तान तब तिलमिलाएगा जब वो हमला करने की कोशिश करेगा, आपको मौका मिलेगा उसको हमला करने का। दत्ता साहब 71 में किया था जी। और एक छोटी सी चीज मैं बता दूं कि आपको इसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ठीक करना पड़ेगा। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से पूछना पड़ेगा कि आपके होते हुए एक थानेदार को पूछिए कि आतंकवादी कहाँ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई थानेदार नहीं कह सकता कि मेरे एरिया में आतंकवादी है और मुझे पता नहीं है। ये प्रॉब्लम हमारी के अंदर की भी है। क्योंकि इतने सारे सवाल दाग दिया गया है मौजूदा सरकार के ऊपर, तो इसलिए मैं मुंबई हादसे के समय की स्थिति और परिस्थिति के बारे में बताता हूँ। 2-3 चीजें हैं। पहली बात यह है कि कश्मीर का मुद्दा आया क्यों। संयुक्त राष्ट्र में कौन लेके गए थे? पंडित नेहरू लेके गए थे। इतिहास गवाह है इस चीज का, और इसलिए कश्मीर का मुद्दा है। 1971 में शिमला समझौता के दौरान मिसेस इंदिरा गांधी चाहती तो आराम से पाक गुलाम कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को वापस ले सकती थी। उन्होंने लिया नहीं। इन रिटर्न उन्होंने क्या किया था? 94,000 प्रिजनर ऑफ वॉर पाकिस्तानी सेना उनको झोली में सौंप दिए। अब आता हूं मुंबई कांड को लेके। मुंबई हादसा के बाद, जब मुंबई हादसा हुआ, मनमोहन जी के पास जब हमारे देश के तीनों सेना के चीफ गए कि हम तैयार हैं पाकिस्तान को खत्म करने के लिए, मनमोहन जी ने हाथ खड़ा कर दिया। ये सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सार्वजनिक हो चुका है। इसके बाद शर्मेल शेख हुआ, आपको याद होगा शिखर वार्ता। उस शिखर वार्ता के दौरान मुंबई हादसे के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह कोशिश किए थे आपके सियाचिन ग्लेशियर और सिर क्रेक दोनों पाकिस्तान को झोली में देने के लिए संसद में अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी ने इतना शोर मचाया था जिसके चलते बैकआउट कर गए थे। अरे किस मुंह से आप लोग बात करते हो चीजों को लेके? आपकी इतिहास तो ऐसा है। आपको जब जब कदम लेना चाहिए था, आपने पीस की बात की। कत्लेआम मचा कश्मीर में, नरसंहार हुआ पंडितों का, चू तक नहीं किए थे आप। आपके सरकार में होम मिनिस्टर उस दौरान के, उन्होंने बाकायदा खुला छूट दिया था कि कश्मीर में पंडितों का नरसंहार हो। और आप सवाल पूछ रहे हो मौजूदा सरकार से। ये कई सारे संकेत निकल कर आ रहे हैं, ये कई सारे संकेत निकल कर आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और वो बड़ी खबर राफेल को लेकर है। भारत के राफेल की ताकत बढ़ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत तमाम जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहां पर गोला बारूद के लिए उसने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बोल दिया है। इसके साथ साथ जितने भी पेंडिंग सौदे थे, जितने भी एग्रीमेंट थे, उनको बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि ब्रह्मोस एनजी मिसाइल से लैस होंगे सारे राफेल। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस एनजी में 290 किलोमीटर मारक क्षमता है, यानी कि बॉर्डर पर खड़े होकर मारिए और सीधे इस्लामाबाद। देखिए, मैं फौज में
40 साल रहा हूं और मैं आपको बता सकता हूं कि आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का जिक्र किया। म्यूनिशन इंडिया हमारी एक ऑर्डिनेंस की यूनिट है जिसकी 8 फैक्ट्रीज हैं। आज राउंड द क्लॉक वहाँ पे एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर हो रहा है। हमको ये जब लड़ाई होती है एक सर्ज कैपेसिटी की ज़रूरत होती है। हमको उस टाइम पे खर्चा ज़्यादा होता है एम्यूनिशन का, और हमारे देश में प्रोडक्शन आज है। पाकिस्तान के पास कोई सर्ज कैपेसिटी नहीं है। आज हमने जब आकलन लिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान 7 दिन से ज़्यादा भारत के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, और इसीलिए पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता है। और हमारी जो क्षमता है वो महीनों की है लड़ाई करने के लिए, तो हमको इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपने राफेल की बात करी है, आपने ब्रह्मोस की बात करी है, और आपने हमारा S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बात है। अब यहाँ पे जो हमारा ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 400 किलोमीटर दूर दुश्मन के हवाई जहाज़ों को ख़त्म कर सकता है। 600 किलोमीटर दूर से वो उसकी ट्रैकिंग, हमारे पास जो ट्रैकिंग रडार है वो उसको एक उसकी कैपेबिलिटी है। तो आप देख सकते हैं कि भारत की फौज वो फौज नहीं है जो पहले थी। आज की डेट में हमारे पास एयर, आप ये कह सकते हैं कि 1962 का भारत नहीं है, ये आज का भारत है, और ये आज का भारत है तो ये बड़े संकेत दे सकता है। और इस बात को पाकिस्तान बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए वो कहता है कि युद्ध नहीं लड़ेंगे। पाकिस्तान हमेशा प्रॉक्सी वार करता रहा है। वो बांग्लादेश के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहता है। वो आतंकवादी संगठनों को पीओके में तमाम ऐसे कैंप स्थापित कर कर घुसपैठ कराता है। भारत में आतंकवादी घटनाएं करता है और चुपचाप कहता है, इनोसेंट बन जाता है कि नहीं, इसमें ये तो हमने किया ही नहीं। कसाब जैसे आतंकवादियों को मानने से इनकार कर देता है और फिर वो पहलगांव हमले की जांच की बात करता है। लेकिन एक निराशा का माहौल इस देश में रहा है, निराशा का माहौल इस देश में रहा है, और तमाम लोग जो कि यहां पर मौजूद थे वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। लेकिन अब तो संभलना चाहिए, अब तो सुधरना चाहिए, और यही कारण है कि राजनीतिक मंच पर भी एक होना चाहिए, लेकिन आवाज अभी भी अलग अलग आती है। क्यों? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है कि किसको निशाना बनाया जाए। विपक्ष को निशाना बनाया जाए, पाकिस्तान को निशाना बनाया जाए, या आतंकवादियों को। ये तो बस अपनी चुनावी रैली कर रहे हैं। ये तो केरल में भी, ये तो सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित है, इनको कोई परवाह नहीं है। सरकार बनाने के अलावा देश बनाने की चिंता है क्या आपको? मुझे बता दीजिए बेमल जी। सच्चाई ये है कि लगातार पुलवामा हमला हुआ, सत्यपाल मलिक को देश भूला नहीं है। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जिम कारपेट में मोदी जी क्या कर रहे थे। आज तक ये नहीं पता चला वो RTX इनको दिक्कत क्या है? इनको दिक्कत ये है ना, आज तक RTX के बारे में नहीं पता चल पाया। आज ये आतंकवादी हमला हुआ है, इसके बारे में भी नहीं पता चल पाया। ये कह रहे हैं कि पहलगांव के आतंकवादी हमले के बारे में भी नहीं पता चल पाएगा। बताइए, जवाब दे रहा हूँ, कहाँ से आया बताइए। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, जवाब सुन लीजिए। टीना जी को जवाब दे दीजिए। इतना बोलते आपके राहुल गांधी जी ना, तो कहां से कहां आप जीत जाते। सुनिए मेरी बात, हम लोग सबसे पहले हमें जवाब सुनिए। अरे राहुल जी को पता है, पूरी जनता समझती है राहुल जी के बारे में, आप व्याख्यान कीजिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि हुआ क्या, एक सैफुल्ला अबरूज है, सेनेटर है PTI का पाकिस्तान के अंदर। वो ये कहता है कि मोदी के साथ जो है विपक्ष की पार्टियां नहीं है, केजरीवाल जी नहीं है ना, जो है कि समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव जी हैं। ये भी कहता है कि हमारे जो है सबसे नजदीकी जो है कांग्रेस वाले भी जो है मोदी जी के साथ नहीं है। मोदी जी अकेले सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के साथ हूँ, मैं देश के साथ हूँ। चन्नी जी क्या कर रहे हैं? चन्नी जी क्या कर रहे हैं? चन्नी जी सवाल क्या कर रही है? हमारे सेना के साथ चन्नी जी सवाल कर रहे हैं। वो साहब कह रहे हैं संसद में हमला भाजपा के समय हुआ है, संसद में हमला, और ये लोगों को पता ही नहीं है। दमाजी सोनिया गांधी जी के दमाजी, जो सच्चाई देश को दिखानी चाहिए। टीना जी जो सवाल उठा रही है उसका जवाब भी तो दे दीजिए। जवाब ही नहीं है, जवाब दे रहे, जवाब सुन पा रही है। मैं ये कह रहा हूँ, सुनती नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जब हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक